जिसमें LHS RHS में एटम्स को बैलेंस किया 4.8 एंड 4.9 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे 2 से 1 नंबर में आपको क्वेश्चन आ जाता है जनरली। किसका है ये तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना, देख लो इधर तो साइंस सिलेबस तैयार यही है ना। किसका है आपको इंतज़ार जब फुल डिटेल सिलेबस है तैयार। हम आ गए हैं क्लास 10th का साइंस का सिलेबस लेके, वो भी डिटेल्ड वर्जन। डिटेल तो नहीं कहेंगे क्योंकि जो पढ़ना नहीं है उसके बारे में लोग बकवास करने ही वाले नहीं हैं। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल पायरेट्स। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। सो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री साइंस का बेसिस है। कैसे? बायो पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, केमिस्ट्री उसमें आता ही आता है। सो इसीलिए हम लोग केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसका कुछ स्टेटमेंट दिया है एनसीईआरटी ने, वो है केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें LHS RHS में एटम्स को बैलेंस किया जाता है। इम्प्लीकेशन ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, सब आ जाता है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये सब तो हो गई बुकिश लैंग्वेज और एनसीईआरटी वाली बात। मेनली अभी एनसीईआरटी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। उसमें एक नया चीज़ ऐड किया है जो कि केस बेस्ड, और यही सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, 4 नंबर का आ जाता है। और बच्चों को इस बात का डर लगता है कि इसके लिए प्रैक्टिस कहाँ से करे, कोई सवाल पकड़ो, ये वो इधर उधर भटकने की जरूरत है ही नहीं एग्जाम, क्योंकि एनसीईआरटी हर चीज़ एनसीईआरटी बुक से ही देता है और इसमें भी एनसीईआरटी बुक से ही आता है। उसके लिए एक्टिविटी 1.1, 1.8 उसमें जो कि 2 के इक्वेशन है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड में, जिसमें दोनों मेटल में कन्वर्ट होता है, सिल्वर मेटल में वो। और उसके बाद 1.9, 1.23 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे 3 इक्वेशंस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे केस बेस्ड आता है। तो ये वाला अब आपके बुक में एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जनरली 3 से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपको करना कुछ नहीं रहता है। एक्स एलिमेंट दिया रहेगा, उसका डीकम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछ देगा, उसका प्रोडक्ट बताना रहेगा आपको कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला इस चैप्टर से, तो डरने का बात है ही नहीं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में ये स्टेटमेंट है, देयर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग H+ जैसे कि एसिड में होता है जो कि, एंड OH- आयन जो कि बेसिस। जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना होगा, एग्जाम्पल्स एंड यूजेस पढ़ना होगा ऑब्वियसली, न्यूट्रलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल यहाँ पे बात करते पहले ही। pH स्केल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी और उसके पिछले बार भी आया था। जो आपके बुक में ना लास्ट में एक pH स्केल का वैल्यू दिया हुआ है, वो वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ज़्यादा दिया नहीं है, 4 से 5 वैल्यूज़ है, जिसमें कि जैसे कि हमारा वाटर का है जो कि 6.5 है, ऐसे करके पूरा दिया हुआ, आपको याद करके रखना होगा क्योंकि उससे 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है और उसमें टाइम निकल जाता है, और बोर्ड्स एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद है डेफिनेशन, ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इंपॉर्टेंट ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ में पूछ देगा, जैसे कि विनेगर हो गया, इसका pH वैल्यू भी रहेगा उसमें, वो सब आपको याद रहना चाहिए। प्रिपरेशन, यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग पॉप के नाम से जानते हैं। पॉप रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसमें टेम्परेचर का पूछ देगा जिसका 373 केल्विन हो जाता है। उस पर बॉइलिंग पॉइंट, वाटर होता है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट हो जाता है। ये रिएक्शन आपको एकदम कॉन्सेप्चुअली भी और थ्योरेटिकली भी याद होना ज़रूरी है। 2 से 3 नंबर में ये पूछ ही देता है। और जो आपको बताया था ना पिछले में कि एक्स एलिमेंट में पूछ देता है, तो इसमें भी पूछ सकता है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे एक्टिविटीज़ में, जैसे 2.3, 2.5 जिसमें रिएक्शन है कुछ, वो भी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 22 पे आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज में 11, 13, 14 एंड 15, ये सब 2 नंबर 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल। उतना ज़्यादा वेटेज कवर करता ही नहीं है साइंस में। उसमें मेनली 2 ही चीज़ है जो ज़्यादा वेटेज से आते हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो कि कैल्सिनेशन हो गया, जैसे रोस्टिंग वो कैरिमनाइटी वाला रोस्टिंग नहीं, यहाँ पे सल्फाइड ओर्स का रोस्टिंग का बात कर रहे हैं वो, और थर्माइट रिएक्शन जो आप देखो ना, ट्रेन के पटरी को, आयरन को, उसको अराउंड 2500 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट किया जाता है, तब उसका वेल्डिंग हो पाता है ट्रेन का पटरी का। तो वो यही दोनों इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, 2 से 1 नंबर में आएगा, उससे ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। उसके बाद है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हवा बना हुआ है ना उसी का बाप है यहाँ पे कार्बन, यहीं से स्टार्ट होता है। इसमें क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है हम लोग को, कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ना है, होमोलोगोसिटी, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है कार्बन का, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जैसे हैलोजन, अल्कोहल, केटोनिन, एल्डीन, ये सब ये आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। इससे ना केस बेस्ड आता है, जैसे कि केस बेस्ड, और इसमें भी एक्टिविटी के ही बेसिस पे रहता है केस बेस्ड। उसमें केस बेस्ड में एक्टिविटी 4.5, 4.6, 4.8 एंड 4.9 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे 2 से 1 नंबर में आपको क्वेश्चन आ जाता है जनरली, ठीक है, और 3 नंबर में भी आ जाता है, मिक्स रहता है। उसमें पॉइंट वाइज जैसे A B C करके रहेगा वैसे करके रहेगा। उसमें इंपॉर्टेंट के लिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 3, 5, 10 एंड 15 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने फिजिक्स पे। लाइट आप सबको पता ही है, जिसके हम लोग देख पाते हैं, लाइट के कारण, हर कुछ लाइट के ही कारण होता है। तो लाइट चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज कवर करता है फिज़िक्स का, मेनली कवर यही करता है। इससे हमेशा 4 से लेकर 6-7 नंबर तक आ ही जाता है बोर्ड्स में, एग्ज़ाम में, और इससे केस बेस्ड भी आता है। केस बेस्ड का पहले हम बात कर लेते हैं। केस बेस्ड के लिए फिगर 10.7, 10.8, उसके बाद लेकर 10.13, 10.14, 10.15, 10.16 और 10.17। एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मैंने बता दिया है, लेकिन डरने का बात नहीं है, ये सब बहुत इजी चीज़ है, बस पढ़ना ज़रूरी है, एक बार प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, और एक बार बोर्ड से पहले ही प्रैक्टिस कर लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में नंबर गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट है 4 टेबल्स है, जैसे 10.1 और 10.2, ये लेंस का मिरर का है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का, जो कि उसका पोजीशन और उसका फॉर्मिंग का है, इमेज फॉर्मिंग का। उसके बाद यहाँ पे लेंस के लिए भी है 10.4 और 10.5 के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि आपको बताया ही लाइट चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज कवर करता है, तो प्रैक्टिस के लिए है कुछ क्वेश्चन 10.1, 10.2, 10.4 और एक्सरसाइज में 3, 5, 7 एंड 14, 16। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब ह्यूमन आई, आपको सोच रहे हो कि तो बायो का चैप्टर है, नहीं बायो का है नहीं, क्योंकि इसमें देखिए फिजिक्स इन्वॉल्व है, इसीलिए इसमें, और बायो का इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ना है ह्यूमन का, इसलिए आपको लग रहा है। बाकी इसमें फिजिक्स है, क्योंकि डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ना है, करेक्शन पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज, तो मिरर लेंसेज का आएगा, फिजिक्स ही में ना आएगा, इसीलिए फिजिक्स का। इसमें मेनली क्या है ना, पहले ना सनसेट और सनराइज़ का जो कलर था ना उस था, और वो अभी हटा दिया गया, एक्सक्लूड एकदम कर दिया गया है, तो उस पर टेंशन नहीं लेना है। आप कुछ बच्चे होंगे जिनको चुल मचा होगा कि क्यों नहीं पढ़ना क्या नहीं, तो जिसको चुल हो जाके पढ़ ले, लेकिन फालतू का ज्ञान क्यों लेना। जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है सिर्फ, इसीलिए हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। इसमें एक्टिविटी कुछ है, एक्टिविटी 11.1 से कुछ टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जितने टर्म्स दिए हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें टर्म को कोई भी टर्म पूछ देगा, जैसे कि आपका सिलियरी मसल, ये सब टर्म पूछ देगा कि क्या करता है क्या नहीं करता है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसलिए आपको टर्म और उसका डेफिनेशन अच्छे से याद होना चाहिए, अपने लैंग्वेज में भी लिख देंगे तो भी सही है, ठीक है। उसका फिगर 11.6 में एक रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम बनाया गया, वो जनरली 2 नंबर में पूछा जाता है। आपको एकदम फोटोकॉपी याद होना चाहिए, आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना आराम से बन जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, हवा है, ठीक है। उसके बाद 11.8 में रेनबो फॉर्मेशन पे भी है कि कैसे विबग्योर बनता है रेनबो में भी, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हम लोग को रेनबो का 7 कलर दिख जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ देता है, स्टेप वाइज लिखने के लिए ज़्यादातर आता है, इसमें डायग्राम नहीं पूछता है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 7, 10 और 13 इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, एग्ज़ाम में से नहीं आता है अपना। उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के कारण। अब देखिए बिजली इसमें पढ़ना है, उतना वेटेज आता नहीं एग्ज़ाम में, जनरली 4 से 5 नंबर का वेटेज कवर करता है। इसमें जैसे इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, फिर ओम्स लॉ पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, बाकी उतना से आता नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपको प्रोवाइड रहेगा PDF नीचे, ठीक है। इसमें मेनली पहले ना इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर था, जो कि हटा दिया गया, तो उसमें टेंशन लेना ही नहीं है। इंडक्शन भी था, जो कि हटा दिया गया, इसलिए इतना टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना ही नहीं हो सबको, जो पढ़ना है उसी पे सिर्फ फोकस करना और अच्छे से उसी चीज़ को पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। इसमें टेबल 12.1, जिसमें
और जितने सिंबल्स दिए हुए हैं ना एकदम अच्छे से आपको याद होना चाहिए। 2-4 बार आप ड्रॉ करके भी देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको उस टाइम जब आपको क्वेश्चन आए तब आपको ड्रॉ करके बनाने, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चन रहेगा ना बिना आप डायग्राम के नहीं बना पाइएगा अच्छे से। जब तक आप डायग्राम ड्रॉ नहीं कीजिएगा वो बनेगा नहीं। इसलिए आपको सिंबल्स तो अच्छे से याद होने ही चाहिए, तब तो बना पाइएगा, इसलिए सिंबल्स याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल में अब कुछ हैं 12.5, 12.6, ठीक है, 12.7, 12.9 और 12.11। अब क्वेश्चंस कुछ हैं, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4, पेज नंबर आपको बता दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्टली ये तो नहीं लेकिन इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बोर्ड्स में आ जाता है, ठीक है। तो आपको इसका प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम्पल एक्सरसाइज में 10, 13, 14, 15, 17 ये एक्सरसाइज केस बेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। जनरली से केस बेस नहीं आता है, लेकिन इन केस अगर आ जाए तो इसी से आएगा क्या, केस बेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट वो वाला ही, अट्रैक्शन रिपल्शन वाला, आपकी क्रश वाला नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट वाला, ठीक है। अब इसमें पढ़ना क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड लाइन, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सब फालतू बात है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। टाइम सीधा डायग्राम पे आता है, इसमें डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम 13.4, 13.10 और 13.20 ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में जो लास्ट आपका एक्सरसाइज है 18 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि उससे डायरेक्ट वही चीज़ तो नहीं आएगा, लेकिन 2 नंबर में एग्जैक्टली उसके ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाता है। अब आ जाते हैं बायो में। बायो सुन के हंसने वाला चीज़ नहीं है, रटने वाला चीज़ भी नहीं है, समझने वाला चीज़ है, ठीक है। अब बायो में आते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है, जितना भी हम लोग के लाइफ में प्रोसेसेस चल रहे हैं वो लाइफ प्रोसेस है। जैसे हम लोग का फूड के इनटेक से फूड के आउटटेक से फ्लश होने तक का सब कुछ लाइफ प्रोसेस है। रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सब वही देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, प्लांट्स और एनिमल दोनों में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के कारण हम लोग भी जिंदा हैं और प्लांट्स भी जिंदा, ऑब्वियसली प्लांट से हमें खाना मिलता है, उसके बाद हम लोग उसको मैन्यूर के थ्रू खेत में वही कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें फोटोसिंथेसिस में इसका इक्वेशन इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ उसका स्टेप जो एनसीईआरटी में दिया है ना एग्जैक्टली वही इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि बहुत बच्चों को होता है कि हम नहीं छापेंगे बुक वाला, बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें ना जो स्टेप दिया हो ना एनसीईआरटी का वही मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी लैंग्वेज में अगर लिखेंगे ना तो एकदम वर्ड टू वर्ड ही, तभी ज़्यादा कि आपको ज़्यादातर चांसेस है कि एकदम एग्जैक्ट नंबर अच्छे से मिल पाएगा। उसमें न्यूट्रिशन साइकिल ऑफ अमीबा भी इंपॉर्टेंट है विथ डायग्राम। डायग्राम के बिना वो अधूरा है, क्योंकि देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आप सिर्फ लिख कर आ जाइएगा तो कितना मिलेगा आपको, 2.5 नंबर मिल के छोड़ देगा, इसीलिए उसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायग्राम और भी हैं जैसे 6.6, 6.8, 6.10 जिसमें कि जितने टर्म्स हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट है। उसका 6.11, 6.13 एंड 6.14। 6.14 जो डायग्राम है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछिए क्यों, क्योंकि वो नेफ्रॉन का डायग्राम है। बहुत बच्चों को उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कैसे बनाए ब्रोमेंस कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस क्या, तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो ही ले आएंगे कैसे उसको याद किया जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कैसे हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेशन हम लोग उसके साथ साथ कैसे देते हैं, चाहते हुए और ना चाहते हुए। जैसे कि आप लोग को पढ़ने का मन है नहीं, लेकिन आपका ब्रेन को पता है कि कल एग्ज़ाम है, तो आपको कंट्रोल करके पढ़ा रहा है ना, और आपको पढ़ना ही पड़ रहा है, कोऑर्डिनेट करना ही पड़ रहा है ना, वैसे ही। सो इसमें पढ़ना क्या है, टॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन। यहाँ पे देखिए प्लांट हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में ना 2 से 3 नंबर का पूछ देता है डायरेक्ट कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सेल का डिवीज़न नहीं करने देता है प्लांट्स में, तो ऐसा आपका पता ही नहीं रहेगा, साइटोकाइनिन है, तो आप कहाँ से बताइएगा, इसे आपको एग्जैक्टली वो याद होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, ये तो ऑब्वियस है, मतलब पढ़ना ही है। नर्वस सिस्टम, वॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी सुने ही होंगे रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि छुए, गर्म था, हाथ जला तो पीछे हटाए, ये हम लोग का क्या रिफ्लेक्स एक्शन है। इसके लिए हम लोग का ब्रेन को उतना फंक्शन नहीं करना होता है, ये हमारे मसल मेमोरी में ही सेव्ड होता है और तुरंत हम लोग इसको हाथ हटा लिया जाता है, तो इसका एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है।
वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद करना ज़रूरी है। बहुत बच्चा लोग होता है ना क्या कि बहुत सजा कर एकदम हाथ के साथ बनाता है, ठीक है, और अच्छे से लेबल ही नहीं करता है। CNS की जगह पेरिफेरल्स चिपका देता है और छोड़ देता है, फिर नंबर कट जाता है। वैसा आपको नहीं करना, आप बॉक्सी में बनाइए लेकिन एप्रोप्रिएट एकदम लेबल्ड बनाइए ताकि आपको नंबर मिले। सामने वाला टीचर जो हो उसको चेक करके आपको उसको लगना चाहिए कि आपको आता है। ड्राइंग व्राइंग तो ठीक है, आपको अगर आता ज़्यादा तो आप बनाइए, टाइम भी है तो बनाइए, लेकिन लेबल्ड प्रॉपर होना चाहिए तभी नंबर मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिफ्लेक्स एक्शन का रिफ्लेक्स आर्क। देखिए रिफ्लेक्स आर्क जो कि 7.2 डायग्राम में दिया हुआ है। 7.1 में ए जो है फोटोसिंथेसिस का, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर टेबल 7.1, उसका कुछ एक्सरसाइजेज हैं प्रैक्टिस के लिए, डिफिनेशन से वैसे पूछेगा नहीं। आप बायो में देखिए एक फ़ायदा ये है ना कि आपको बस टर्म पता है ना तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और वो हमेशा सही ही होगा, लेकिन वो टर्म जो है ना वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बायो लेंदी चीज़ नहीं है, बहुत हल्का है, ठीक है। उसमें एक्सरसाइज जैसे कि 2, 3, 6 और 10 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें हंसने वाला बात एकदम नहीं है, बहुत बच्चे हंसने लगते हैं। अगर ये चैप्टर नहीं होता ना तो हम लोग भी नहीं होते, ऐसे मजाक नहीं। आई नो सेंस नहीं बता रहा, बहुत ही वाहियात जोक था, लेकिन कॉपरेट कीजिए यार थोड़ा, ठीक है। तो इसमें पढ़ना क्या, रिप्रोडक्शन इन एनिमल प्लांट, ठीक है, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड्स ऑफ अ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, ठीक है। इसमें बायो में मोस्टली डायग्राम ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसा अभी बताया कि टर्म पता होगा तो आप अपने से भी आंसर लिख दीजिएगा और 100% वो सही होगा। कोई टीचर आपका गलत कर ही नहीं सकता अगर आपको टर्म्स प्रॉपर लिखा हुआ है तो, ठीक है। इसमें डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। तो 8.1 में ए और बी दोनों, 8.3 में 8.7, 8.9 और 8.11। इसमें क्वेश्चन पूछ देता है 3 नंबर या 2 नंबर में, साइंस ऑफ एडोलेसेंस आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है, लड़का और लड़की दोनों में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी आप याद करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कहाँ से कब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, एट कब ख़त्म हो जाता है, मेनोपॉज कब होता है, मेनोआर्क कब होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हेरिडेटरी एंड एवोल्यूशन। पहली बात तो चैप्टर का नाम ही गलत है, इसमें से एवोल्यूशन हटा देना चाहिए क्योंकि एवोल्यूशन है ही नहीं हम लोग को पढ़ना, अब सिर्फ हेरिडेटरी पे ही हम लोग हैं, ठीक है। हेरिडेटरी में हम लोग क्या पढ़ना है, मेंडल साहब के बारे में पढ़ना है, वो पाइसन सटाइवम। तो मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था, उसके लॉ थे इनहेरिटेंस के, सेक्स डिटर्मिनेशन की, कैसे लड़का होता है कैसे लड़की होती है, ये भी पढ़ना है। मेनली आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मेनली क्या इंपॉर्टेंट है, मेनली इसमें केस बेस्ड आता है, जैसे बताया 4 नंबर आपका केस बेस्ड लेके जाता है। इसमें जनरेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि F1 जनरेशन आएगा, F2 जनरेशन में कितना बनेगा, किस टाइप का बनेगा, क्या रेशियो होगा उसका, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। एक्टिविटी जो कि एक्टिविटी 9.1 में दिया हुआ है, जिसमें उसमें ना एक उसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, मेंडल साहब का रिएक्शन का, वो आपको याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट वो भी पूछ देता है। बोर्ड्स में नहीं पूछता है, बोर्ड्स में तो अलग पूछ देता है कि अपना ही जनरेशन बनाने के लिए दे देता है, लेकिन स्कूल एग्जाम में पूछ देता है, तो वो आपको याद होना चाहिए ताकि आपका स्कूल में थोड़ा मदद होते रहना है कि नहीं। फिर उसके बाद डायग्राम 9.1 में भी है, उसका भी रीडिंग कर लीजिएगा। उसमें जो है क्या बोलते हैं वैल्यूज़ है, वो भी इंपॉर्टेंट जैसे बताया, और 9.6 में भी। उसके बाद आवर इन्वायरमेंट ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं इससे ज़्यादा, लेकिन इसमें मार्क्स बहुत आता है। आपको अगर कुछ भी नहीं पड़ का इसका मार्क्स उठाना है तो इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। उसमें कुछ करना रहता है, मेथड्स रहता है, जैसे कि 5RS वाला, 3RS वाला चिपका दीजिएगा, गार्बेज मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, आपको नंबर आ जाएगा। इसमें उतना दिमाग का नहीं करना रहता है, ठीक है। इसमें डायग्राम एक है 15.2 में जिसमें टर्म्स दिया हुआ है, बोला ना बायो में टर्म्स ही मोस्टली होता है, तो टर्म्स याद होना चाहिए ताकि आप अपने लैंग्वेज में भी लिख के नंबर आराम से उठा सकें। एक्सरसाइज 6, 8 और 9 प्रैक्टिस के लिए बस इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर बोर्ड के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा तो मत जाइए मत, सुन लीजिए पूरा बात सुन लीजिए। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप स्कूल के लिए तो है ना, स्कूल में पूछेगा, ठीक है। तो स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इसको ही पढ़ा दिया जाएगा, हम लोग पढ़ा देंगे अच्छे से स्कूल के बेसिस पे, लेकिन बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इतना टेंशन लेना नहीं है। अब आते हैं NCERT में, देखिए जैसे बोला हर एक टर्म आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, स्पेलिंग वाइज, क्योंकि स्पेलिंग पे भी ना नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। उसका डेफिनेशन आप अपने से लिख सकते हैं अगर टर्म पता है तो आपको, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पलर आपको कहाँ से लेना है, कैसे मिलेगा, जैसे हम लोग आने वाले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। एग्जाम्पलर आपको मेनली ना बोर्ड से पहले प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट आकर के आ जाते हैं और आपको बहुत हेल्प होगा अगर आप एग्जाम्पलर बना कर जाइएगा, ठीक है। सो थैंक्स
इतना ही था इस वीडियो के लिए। आशा रहेगा कि आप अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।